वेलकम दोस्तों। ये वाली जो वीडियो है ये गेस पेपर है फुल 80 मार्क्स के लिए। क्लास 12th है, 12वीं क्लास है, सब्जेक्ट इंग्लिश। महाराष्ट्र बोर्ड के जो जुलाई में एग्जाम्स होने वाले हैं 2023 में, जुलाई 2023 के जो एग्जाम्स है इंग्लिश सब्जेक्ट के, उसके लिए ये गेस पेपर है। ओके, फुल 80 मार्क्स का। इस वाली वीडियो में हम लोग पूरा 80 मार्क्स का पेपर वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखते हैं। यहाँ पर आंसर्स लिखने के अलावा सारी चीज़ें सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप जो एग्जाम्स दें तो उसमें आपको काफ़ी सहूलत हो, काफ़ी आसानी से आप लोग पेपर को सॉल्व करो और आउट ऑफ मार्क्स ले सको। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट होता है आपको क्वेश्चन पेपर में प्रोज, जिसका मीनिंग होता है लेसन्स। ओके, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का जो ए है उसमें आपको पैसेज पढ़ना होता है और आंसर्स देने होते हैं। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट का ए 12 मार्क्स के लिए है और जो बी होगा वो 4 मार्क्स के लिए होगा। ओके, तो हम ये पैसेज पढ़ते हैं और इसके बाद में हम लोग आंसर्स लिखते हैं। मेबल हैड हर फर्स्ट सीरियस सस्पिशन, कि मेबल को पहली बार कब डाउट हुआ, सस्पिशन मीनिंग डाउट, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो चीज़ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। एज शी टुक हर क्लोक ऑफ, जब उसने अपना क्लोक रिमूव किया। क्लोक कहते हैं एक टाइप का ऐसे मान लो एप्रॉन होता है, कोट होता है जो ड्रेसेस के ऊपर पहनते हैं। एंड मिसेस बार्नेट, और वहाँ पर एक और लेडी थी मिसेस बार्नेट, वाइल हैंडिंग हर द मिरर एंड टचिंग द ब्रशेस, मिसेस बार्नेट ने उसे मिरर दिया और थोड़ा बहुत उसका मेकअप में हेल्प करने लगी। एंड दस ड्रॉविंग हर अटेंशन, और फिर उसका ध्यान मिसेस बार्नेट की तरफ गया, मेबल का। परहैप्स रादर मार्क्डली टू ऑल द अप्लायंसेस फॉर टाइडिंग एंड इम्प्रूविंग हेयर, और वहाँ पर जो मेकअप के सामान थे उनको सेट करने में हेल्प करने लग गई। यहाँ तक कि क्या समझ में आता है हमारे कि मेबल एक गर्ल है, एक लड़की है, और मिसेस बार्नेट शायद उसकी असिस्टेंट है जो उसको मेकअप में हेल्प कर रही है। कॉम्प्लेक्शन क्लोथ्स विच एग्जिस्टेड ऑन द ड्रेसिंग टेबल, और वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर काफ़ी कुछ सामान रखा था। कन्फर्म्ड द सस्पिशन, तो वहाँ पर जो मेबल का डाउट था कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, उस डाउट को स्ट्रेंथ मिली, यानी कि मेबल का डाउट बढ़ता गया। दैट इट वॉज नॉट राइट, कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, नॉट क्वाइट राइट, which growing stronger as she went upstairs and springing at her with conviction as she greeted Clarissa Dalloway, और ये डाउट जो उसके दिल में था वो धीरे धीरे बढ़ता गया जब वो ऊपर जाने लगी और वहाँ पर उसको एक और लेडी मिल गई, एक और लड़की मिल गई जिसका नाम क्लैरिसा था। She went straight to the far end of the room, और फिर वो रूम में गई, to a shaded corner where a looking glass hung and looked, एक ऐसी जगह पर गई जहाँ पर एक ग्लास लटका हुआ था और वो उसे देखने लगी। No, it was not right, and at once the misery which she always tried to hide, और फिर उसे एक पक्की फीलिंग आई कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, और ये फीलिंग शायद उसके साथ काफ़ी टाइम से थी। The profound dissatisfaction, एक तरह की बेचैनी थी। The sense she had had ever since she was a child, और ये फीलिंग कब से थी, जब वो एक चाइल्ड थी। Of being inferior to other people, उसे लगता था कि वो दूसरे लोगों से कम है। मेबिल को क्या लगता था कि वो inferior है, कम है दूसरे लोगों से। Set upon her relentlessly, relentlessly यानी harshly, remorselessly with an intensity which she could not beat off, यानी उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आई जिसे वो दबा नहीं पा रही थी, उससे हट नहीं पा रही थी। ओके, as she would when she woke at night at home, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो घर पर नींद से उठती। by reading Borrow or Scott, for of these men of these women, और वो किसी लेखक को, लेखिका को पढ़ती और उनके बारे में सोचती। all were thinking, what's Mabel wearing, what a fright she looks, what a hideous new dress, तो उसे लगता कि लोग उसके बारे में सोचते हैं कि यार मेबल ने क्या पहन रखा है, कितनी भयानक दिखती है वो, कितना ख़राब है उसका नया ड्रेस। ऐसे कोई एक्चुअल में बोल नहीं रहा है, एक्चुअल में ये उसकी फीलिंग्स है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। Their eyelids flickering as they came up and then their lids shutting rather tight, और फिर उसकी आंखें खुलने बंद होने लगी और वो सोचने लगी वहाँ पे। ओके,
अब यहाँ पर देखो पैसेज को पढ़ लेना है, जितना आपके समझ में आए ठीक है, जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ देना है। ऐसे नहीं होगा कि 100% पैसेज आपके समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगे, तो उनको इग्नोर कर देना है। क्वेश्चंस की स्टार्ट करना है सॉल्व करने की। चूज एंड रीराइट 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन 4 स्टेटमेंट्स में से कोई 2 करेक्ट हैं, उनको चुनना है। मेबल वॉज डाउटफुल ऑफ समथिंग। मेबल किसी चीज़ को लेकर डाउटफुल थी, ये वाला करेक्ट है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम द डाउट केप्ट फेडिंग। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसका डाउट क्या हुआ, ख़त्म होता गया, लास्ट में डाउट नहीं रहा उसको, ये तो करेक्ट नहीं लगता है हमें, फॉल्स है। एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, जब से वो बच्ची थी। शी हैज़ हैड अ डिससेटिस्फैक्शन, तो उसको एक डिससेटिस्फैक्शन था, ये वाला भी करेक्ट है, ए और सी। ओके। शी अवॉइडेड क्लैरिसा डेलोवे, उसने क्लैरिसा डेलोवे को अवॉइड कर दिया वहाँ पर, ऐसे नहीं हुआ था, वो उससे मिली थी। ए और सी के साथ जाते हैं हम। आंसर में हम लोगों ने लिखा ए एंड सी। A2 है राइट समथिंग अबाउट मिसेस बार्नेट। पैसेज में जिस लेडी का नाम बार बार आया है मिसेस बार्नेट, उनके बारे में लिखना है। हम लोग लिख सकते हैं मिसेस बार्नेट वॉज प्रोबेबली द हाउस कीपर, शायद वो सर्वेंट थी। शी हेल्प्ड मेबल एंड ड्रू मेबल्स अटेंशन, उसने वहाँ पर मेबल की हेल्प की और मेबल का ध्यान भी उधर गया। शी वॉज अ मेड येट शी समहाउ गेव मेबल अ मैसेज, वो एक नौकरानी थी, एक सर्वेंट थी, लेकिन फिर भी उसने एक मैसेज दिया मेबल को, दैट समथिंग अबाउट हर ड्रेस वॉज नॉट राइट, कि मेबल के ड्रेस के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। इस टाइप से आप 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसे 4 एक लाइन्स के आसपास लिख सकते हो। A3 है सिंस हर चाइल्डहुड मेबल हैड सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, मेंशन दोज फीलिंग्स, कि बचपन से मेबल को कुछ फीलिंग्स थी, ओके, कुछ ख्यालात थे, कुछ थॉट्स थे जो उसको आते थे, बताओ। हम लोग लिख सकते हैं सिंस हर चाइल्डहुड शी हैड अ प्रोफाउंड डिससैटिस्फैक्शन, बचपन से उसे लगता था कि वो रेस्टलेस है, बेचैन है। ऑफ बीइंग इन्फीरियर टू अदर पीपल, वो दूसरे लोगों से कम है। शी ऑल्सो हैड लो कॉन्फिडेंस, और उसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। ओके। A4 है मेंशन सम वेज टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के लिए होते हैं, इन्हें पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। आप क्या वेज सजेस्ट करते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी काइंड टू योरसेल्फ, सबसे पहले तो अपने आप के साथ सॉफ्ट होना है, अच्छे से बिहेव करना है। एंड बी पॉजिटिव टू योरसेल्फ, और पॉजिटिव रहना है। यू शुड ऑल्सो स्टार्ट टू से नो, और आपको पता होना चाहिए कि लोगों को नहीं कब बोलना है। यू शुड गिव योरसेल्फ चैलेंजेस, और अपने आप को कुछ टास्क दो, कुछ चैलेंजेस दो कि मैं ये सीख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। डू नॉट बी स्केयर्ड, और डरना कहीं नहीं है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। A5 लैंग्वेज स्टडी होता है। इट वॉज नॉट राइट, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पर सही क्वेश्चन टैग क्या आएगा ये हमको देखना है। वॉज इट, वॉजंट इट, विल इट, वॉन्ट इट। अब ये इट वॉज नॉट राइट, इसका वॉज इट ये आना चाहिए। हम लोग ए के साथ जाते हैं, इट वॉज नॉट राइट कॉमा वॉज इट। एग्जाम्स में भी जब आप क्वेश्चन टैग का आंसर लिखो तो पहले पूरा स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद में क्वेश्चन टैग वाला पार्ट लिखना है। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला है, शी वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होगा ये चूज करना है आपको। व्हाट सैड एंड डिप्रेस्ड शी वॉज, ये तो नहीं होगा। हाउ सैड एंड डिप्रेस्ड शी वॉज, ये होना चाहिए। इसके साथ जाते हैं हम बी के। आंसर में लिखा हम लोगों ने हाउ सैड एंड डिप्रेस्ड शी वॉज। ओके। अगला है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स विथ कॉलम बी। यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है डाउट, शक, इसका क्या मीनिंग होगा। गिविंग, मे बी एंड कंसील, कंसील का मीनिंग होता है छुपाना। हाइड, सस्पिशन, परहैप्स एंड हैंडिंग। आंसर में हम लोगों ने लिखा डाउट का मीनिंग होता है सस्पिशन, पैसेज में आया था ये। गिविंग, हैंडिंग, मे बी हो सकता है, परहैप्स हो सकता है, और कंसील इसका मीनिंग होता है हाइड करना, छुपाना, इस टाइप से। नेक्स्ट है बी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। 4 मार्क्स के लिए होगा क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है मिसेस बार्नेट हेल्प्ड मेबल विथ हर मेकअप। मिसेस बार्नेट ने मेबल को मेकअप करने में मदद की। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है इन 4 में से। मिसेस बार्नेट वॉज हेल्प्ड, ये तो नहीं होगा,
मेबल वॉज हेल्प्ड विथ हर मेकअप बाय मिसेस बार्नेट। बी के साथ जाते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर लिखा हम लोगों ने। सेकंड है आई आस्क्ड राहुल आर यू ओके। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है आई आस्क्ड राहुल इफ ही वाज ओके। ये होना चाहिए पहला, ए होना चाहिए पहला। इसी को लिखा हमने आई आस्क्ड राहुल इफ ही वाज ओके। नेक्स्ट है मेबल चेंज्ड हर क्लोथ्स एज सुन एज पॉसिबल। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा? मेबल विल बी चेंज, ये तो नहीं होगा। मेबल विल बी चेंज्ड, ये भी नहीं होगा। मेबल विल हैव चेंज्ड, ये भी नहीं होगा। डी बचता है हमारे पास, मेबल विल चेंज, इसी को लिखते हैं डी। ओके। फोर्थ है स्पॉट द एरर एंड रीराइट इट। इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है, क्या मिस्टेक है, वो देखना है आपको और करेक्ट करके लिखना है। A group of students were sitting there। अब यहाँ पर देखो a group of students, इसके साथ was आना चाहिए। a group एक है, students उसमें काफ़ी हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो ये है a group, तो इसके साथ was आएगा। हम लोग आंसर में लिखते हैं a group of students was sitting there। 12th एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये भी काफ़ी बढ़िया वीडियो है हमारे चैनल पर। 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था महाराष्ट्र बोर्ड का, इस वीडियो में टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी डिटेल यहाँ पर है। 3 घंटे 43 मिनट की ये वीडियो है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये अनसीन पैसेज पर होता है या नॉन टेक्सचुअल पैसेज पर। यहाँ भी हम लोग पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना रॉन्ग मेथड है, पहले आप लोगों ने पैसेज पढ़ना चाहिए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। प्लास्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स इन आवर डेली लाइव्स। हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक जो है तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। फ्रॉम फूड पैकेजिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, खाना पैक करने से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक सभी चीज़ें। हाउएवर द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ रिजल्टेड इन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन प्लास्टिक का इतना यूज़ जो हम करते हैं, इससे काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट्स हुए हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। किस चीज़ के ऊपर? हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट्स हुए हैं। One of the most significant harms of plastic is, एक काफ़ी जो बड़ा नुकसान है, its negative impact on our planet। प्लास्टिक की हमारे प्लेनेट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी है। Plastics take hundreds of years to decompose। कई हज़ार साल लग जाते हैं इसे डिकम्पोज होने में प्लास्टिक को। And they end up in our oceans and landfills। और प्लास्टिक लास्ट में जब बेकार हो गया तो हम कहाँ फेंक देते हैं? जब वो टूट फूट गया तो या तो वो ओशंस में जाता है या फिर बड़े बड़े गड्ढों में जाता है। पल्यूटिंग और इकोसिस्टम्स एंड हार्मिंग वाइल्ड लाइफ, और उससे हमारे इकोसिस्टम को नुकसान होता है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उनको नुकसान होता है। एडिशनली द प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, इसके अलावा प्लास्टिक बनाना और जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको ले जा करके फेंकना कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज। इससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। मोरओवर प्लास्टिक कैन ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसके अलावा प्लास्टिक का हमारी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है। सर्टन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स कंटेन केमिकल्स। कुछ प्लास्टिक्स तो ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं that can reach into our food and water, जो हमारे खाने में, हमारे पानी में पहुंच सकते हैं। potentially causing health problems such as cancer, hormonal imbalances and reproductive issues। और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमको? भयानक बीमारी जैसे कि कैंसर, या हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, और रिप्रोडक्टिव जो इश्यूज़ होते हैं वो भी इससे होते हैं। फर्दरमोर, इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट कैन लीड टू क्लॉग्ड ड्रेनेज सिस्टम्स। गलियों में, स्ट्रीट्स में प्लास्टिक से क्या होता है, जो नालियां हैं तो वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। काउजिंग फ्लडिंग एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वाटरबोर्न डिसीजेस। इससे पानी सही तरीके से फ्लो नहीं होता है और पानी से फैलने वाली बीमारियां हमें होती हैं। प्लास्टिक लिटर ऑल्सो पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। और ये पब्लिक हेल्थ के लिए प्लास्टिक का इधर उधर फेंकना काफ़ी बड़ा इशू है, नुकसान है। एज इट कैन बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर डिसीज कैरिंग इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स।
बकेट है मान लो टूटी हुई, उसे कहीं फेंक दिए तो यहाँ पर उसमें पानी जमा हो सकता है, उसके अंदर मस्कीटोज़ वगैरह ब्रीड हो सकते हैं, या फिर दूसरे जो जानवर हैं जैसे कि चूहे हैं ये वहाँ पर पल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। टू मिटिगेट द हार्म्स ऑफ प्लास्टिक, हार्म्स को, नुकसान को कम करने के लिए, इट इज़ एसेंशियल टू रिड्यूस और यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, तो हमें क्या चाहिए, हम प्लास्टिक का यूज़ कम करें, एंड टू रिसाइकल एज मच प्लास्टिक एज पॉसिबल, और जितना पॉसिबल है उतना हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकल करें। वी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स, और हम लोग ऐसे ऑप्शंस भी चुन सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, सच एज पेपर और बाम्बू प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल पेपर बैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं या बाम्बू से बनी हम लोग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एंड सपोर्ट कंपनीज दैट प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और ऐसी कंपनीज़ को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाती हों। इट इज़ क्रूशल टू रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि प्लास्टिक का क्या असर होता है, एंड टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट एंड आवर हेल्थ, और हम लोग एक्शन लें हमारे इस प्यारे प्लैनेट को बचाने के लिए, हमारी अपनी हेल्थ को बचाने के लिए। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इस तरह का कोई आप लोगों को वेब दिया होगा, कोई डायग्राम दिया होगा और उसमें इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है। ओके, हम लोग लिख सकते हैं हार्म्स ऑफ प्लास्टिक में नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर प्लैनेट, लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज, एंड अप इन ओशंस, लैंडफिल्स। प्लास्टिक एंड में कहाँ जाता है, या तो ओशंस में ले जाकर फेंक देते हैं या फिर बड़े बड़े गड्ढों में लोग डाल देते हैं। नेगेटिव क्लाइमेट चेंज, इस पर भी काफ़ी असर होता है। यहाँ पर शॉर्ट में हमने जो हार्म्स हैं, जो नुकसान है प्लास्टिक के, तो 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स में उन्हें लिखा है। A2 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। पैसेज को पढ़ो और ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं इन्हें कंप्लीट करो। फर्स्ट है प्लास्टिक कैन ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन, प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट कहाँ पर होता है, ह्यूमन हेल्थ, पैसेज में लिखा था। अगले वाला है प्लास्टिक वेस्ट कैन लीड टू, प्लास्टिक वेस्ट से क्या हो सकता है, हमने लिखा क्लॉग्ड ड्रेनेज, जो हमारी स्ट्रीट्स में ड्रेनेज सिस्टम होता है वो सही से काम नहीं करता है, जो ड्रेनेज है वो क्लॉग्ड हो जाता है, ओके, चोकअप हो जाता है। A3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 2 मार्क्स के लिए। बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव, पैसेज में प्लास्टिक का कम यूज़ हो इसके लिए क्या ऑप्शन बताया गया था, क्या बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, एंड हो जाती है, जैसे कि लकड़ी है, ओके, ये बायोडिग्रेडेबल है। और हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या हेल्थ इश्यूज बताए गए थे, हम लोग लिख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल में था पेपर और बाम्बू के प्रोडक्ट्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक बीमारी थी कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस का था और रिप्रोडक्टिव इश्यूज के बारे में हमें कहा गया था। A4 है सजेस्ट 2 ways टू अवॉइड प्लास्टिक इन डेली लाइफ, 2 मार्क्स के लिए। ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, आपसे आपकी अपनी ओपिनियन पूछी गई है कि आप क्या 2 तरीकों से प्लास्टिक को कम करना पसंद करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं आई वुड ऑलवेज यूज़ क्लॉथ बैग टू ब्रिंग ग्रोसरीज, मैं हमेशा सामान लाने के लिए कपड़े से बनी बैग ले जाऊंगा, सो दैट आई डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन पॉलीथीन बैग्स, ताकि पॉलीथीन बैग्स पर मुझे डिपेंड ना रहना पड़े। इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूज एंड थ्रो प्लेट्स एंड कप्स फॉर आवर होटल, और हमारी अपनी एक होटल है उसमें यूज एंड थ्रो कप्स यूज़ करने के बजाय आई वुड यूज़ मेटल वंस, मैं मेटल के यूज़ करूँगा ताकि प्लास्टिक का यूज़ कम हो। A5 है लैंग्वेज स्टडी, फर्स्ट है वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमने प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है जिसमें मॉडल ऑक्सिलियरी तो है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेस बताता है, ओके। अब यहाँ पर वी शुड एक मॉडल ऑक्सिलियरी है और ये कम स्ट्रेस बताता है, सही आंसर होगा वी मस्ट मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, बिल्कुल करना चाहिए, हमने ज़रूर करना चाहिए। आंसर में डी लिखा हम लोगों ने। सेकेंड है एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स गॉट अप, यहाँ पर नो सूनर देन यूज़ करना है, नो सूनर डज ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर है एज सुन एज द टीचर एंटर्ड, सेकेंड फॉर्म है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स गॉट अप, बी होना चाहिए, यहाँ पर बी लिखा हम लोगों ने। A6 है गिव वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग, जनरली के लिए क्या वर्ड आया था, रिजल्ट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट के लिए और इफेक्ट के लिए। ये देखिए
जनरली के लिए पैसेज में आया था कॉमनली, ये वाला जो है पैसेज है, मैंने जो आंसर है उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। रिजल्ट्स के लिए आया था कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पॉर्टेंट के लिए आया था सिग्निफिकेंट, और इफेक्ट के लिए आया था इम्पैक्ट। ये सारे वर्ड्स आए थे। बी है समरी राइटिंग, राइट डाउन अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद अ सुटेबल टाइटल यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स और हिंट्स। समरी लिखनी है आपको ये प्लास्टिक वाले पैसेज की जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इन पॉइंट्स के बेसिस पर इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, ह्यूमन हेल्थ इश्यूज, स्टेप्स टू अवॉइड इट। ओके, अब यहाँ पर देखो इस तरह से हम लोग समरी लिख सकते हैं, एक बढ़िया टाइटल दे सकते हैं, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? प्लास्टिक यूसेज हैज़ लेड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। प्लास्टिक का जो यूज़ है इससे काफ़ी ख़राब जो रिजल्ट्स हैं वो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी हेल्थ पर। प्लास्टिक्स टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज, कई साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में, सड़ने में। पल्यूटिंग और इकोसिस्टम्स एंड हार्मिंग वाइल्ड लाइफ, इससे हमारा इकोसिस्टम पल्यूट होता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। सर्टन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स कंटेन केमिकल्स दैट कैन रीच इनटू आवर फूड एंड वाटर। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में, हमारे पानी में जा सकते हैं, पोटेंशियली काउजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। To mitigate these harms, we need to reduce our use of single-use plastics. इसे कम करने के लिए हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहता है, यूज़ एंड थ्रो जिसे कहते हैं, तो उसका यूज़ कम से कम कर सकते हैं। रिसाइकल मोर, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। एंड ऑप्ट फॉर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, और हम लोग दूसरे कोई अल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। सी है माइंड मैपिंग, प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक यूज़ ऑफ मोबाइल्स यूजिंग योर आइडियाज़, फ्लो, डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। आप लोगों को एक माइंड मैपिंग का फ्रेम बनाना है और उसका जो आइडिया है वो ये होगा यूजेस ऑफ मोबाइल्स। अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें रहती है, आराम से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले सेंटर में लिखा हम लोगों ने यूजेस ऑफ मोबाइल, पहला है गेम्स। ओके, उसमें लिखा हम लोगों ने एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव। गेम्स कैसे हो सकते हैं? एंटरटेनिंग हो सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। यूजेस ऑफ मोबाइल में स्टडीज़ के लिए एक पॉइंट लिखा हम लोगों ने, कॉलेज स्टडीज़ है, ट्यूशन है, होमवर्क है, यहाँ पर ये काम आ सकता है। मोबाइल रिटर्न चैटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। एक कॉल के लिए मोबाइल यूज़ होता है, ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी सारे यूजेस हैं, लेकिन उतने सब लिखने की यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। इस तरह से आप एक बढ़िया सा माइंड मैपिंग का डिज़ाइन बना सकते हो। सेक्शन सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग, पोइट्री एंड अप्रिसिएशन। 14 मार्क्स के लिए होता है ये। क्वेश्चन 3A, रीड द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, और एक्टिविटीज़ को करना है। याद रखो 3 का A 10 मार्क्स के लिए है और जो B होगा वो 4 मार्क्स के लिए होगा। अब यहाँ पर पोइट्री है, पढ़ते हैं हम लोग। नो स्टर इन द एयर, हवा बिल्कुल नहीं थी। नो स्टर इन द सी, और समंदर में भी मूवमेंट नहीं थी। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, और जो शिप थी वो बिल्कुल शांत थी। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, और उसमें किसी भी टाइप का कोई मोशन नहीं था। हर यहाँ पे किसी गर्ल के लिए, किसी लड़की के लिए नहीं है। हर का मीनिंग होगा शिप। हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन, और शिप की जो कील थी वो बिल्कुल साइलेंट थी। ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पे देखते हो इसे KEEL कील कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा है, विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, किसी तरह का कोई साइन या कोई साउंड वहाँ पर नहीं था। द वेव्स फ्लोट ओवर द इंच कैप रॉक, जो वेव्स थी वो बहती थी, फ्लो होती थी इंच कैप रॉक पर। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंच कैप बेल, इतनी धीरे से वो वेव्स उठती थी, गिरती थी कि वो इंच कैप बेल को ज़रा भी मूव नहीं करती थी। ओके, द एबट ऑफ एबरब्रोथॉक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंच कैप रॉक, और एक एबट था, एक ऐसे मान लो रिलीजियस काम करने वाला बंदा था जिसका नाम था एबट ऑफ एबरब्रोथॉक, उसने उस बेल को इंच कैप रॉक पर रखा था। ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, तो स्टॉर्म में क्या होता था, ये जो बेल थी ये फ्लोट होती थी, हिलती थी। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, और ये बजती थी।
A1 है डिस्क्राइब द शिप इन डिटेल, 2 मार्क्स के लिए हम लोग शिप को लेकर के लिख सकते हैं द शिप वॉज वेरी स्टिल एज देयर वॉज नो स्टर इन द एयर। शिप बिल्कुल शांत थी क्योंकि हवा नहीं थी। देयर वॉज नो मोशन एट ऑल इन हर सेल्स, और बिल्कुल भी मोशन शिप में नहीं थी। हर कील वॉज वेरी स्टेडी इन द ओशन, और उसका जो कील था बिल्कुल वहाँ पर स्टेडी था, रुका हुआ था। सो इन अ नटशेल, तो अगर शॉर्ट में बोला जाए, द शिप वॉज जस्ट स्टेशनरी एट हर ओन प्लेस, तो वो शिप अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेशनरी थी। ई है यहाँ पर, इसका मीनिंग होगा साइलेंट थी, और यहाँ पर अगर ए होगा तो स्टेशनरी, इसका मीनिंग होगा लिखने पढ़ने की चीज़ें। A2 है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, द इंच कैप बेल, इसको लेकर के 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। आंसर में हम लोग लिख सकते हैं द इंच कैप बेल फ्लोटेड, वो वहाँ पर तैरती थी। स्वंग, हिलती थी वहाँ पर। रंग, वहाँ पर बजती थी। और इस बेल को वहाँ पर किसने प्लेस किया था? ए बट ने प्लेस किया था। A3 है मेंशन अ गुड वर्क दैट यू डिड फॉर अदर्स, 2 मार्क्स के लिए। कोई ऐसा काम यहाँ पर बताना है जो आपने दूसरों के लिए किया हो। फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, हम लोग लिख सकते हैं देयर वर 2 होमलेस पीपल लिविंग नियर आवर कॉलोनी अंडर अ ब्रिज। एक ब्रिज के नीचे हमारी कॉलोनी में 2 होमलेस बंदे थे। वी हेल्प्ड देम कलेक्टिंग मनी फ्रॉम आवर कॉलोनी, तो हमने उनकी ऐसी हेल्प की कि हमने कॉलोनी वालों से पैसे इकट्ठे किए। एंड ड्रॉप्ड देम टू द नियर बाई ओल्ड एज होम, और उन दोनों होमलेस पर्सन्स को ले जा करके एक ओल्ड एज होम में हमने छोड़ा, ड्रॉप किया। A4 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं आपको, और यहाँ पर राइमिंग स्कीम लिखनी है। हम लोग राइमिंग वर्ड्स में लिख सकते हैं CB, ये फर्स्ट स्टैंजा में थे। मोशन, ओशन, ये भी फर्स्ट स्टैंजा में है। और AB राइमिंग स्कीम है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकता हूँ। ये देखो CB राइमिंग वर्ड्स है, मोशन, ओशन फिर राइमिंग वर्ड्स है, और राइमिंग स्कीम क्या है? CB A मोशन, ओशन, B। आप लोगों को अगर पोइट्री अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जो पोइट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको डीपली जानना है, तो हमारे चैनल पर एक काफ़ी अमेजिंग वीडियो है। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं, आप वो वीडियो को देख लें तो किसी भी टाइप की पोइट्री आप बिल्कुल आसानी से अच्छे से समझ सकते हो। ओके, फिर एक क्वेश्चन है राइट अ 4-लाइन पोइम ऑफ योर ओन ऑन हेल्पिंग अदर्स। पूरे पेपर में एक 2 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन होगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि 2 लाइन्स की या 4 लाइन्स की आप एक छोटी सी पोइम लिखो, एक स्टैंजा एक्चुअली लिखो। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हेल्पिंग अदर्स को लेकर के, व्हेन यू लेंड अ हैंड टू समवन इन नीड, कोई अगर ज़रूरत में है, उसे हेल्प की ज़रूरत है और आप उसकी हेल्प करो। द जॉय यू स्प्रेड विल श्योरली टेक द लीड, तो जो खुशी आप फैलाते हो, जो देते हो, तो वो लीड करेगी, वो खुशी आगे आएगी। फॉर काइंडनेस गिवन फ्रॉम अ जेनरस हार्ट इज़ अ गिफ्ट दैट लास्ट्स एंड सेट्स अस अपार्ट, और जो दया, जो काइंडनेस देते हैं हम लोग अपने दिल से, ये एक गिफ्ट है जो कि लास्ट्स एंड सेट्स अस अपार्ट, काफ़ी दिन तक या फिर हमेशा के लिए रहता है और हमें और लोगों से अलग करता है, हमें स्पेशल बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी अप्रिसिएशन, 4 मार्क्स के लिए है। राइट डाउन द पोइटिक अप्रिसिएशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। यहाँ पर आप लोगों को एक पोइम दी रहेंगी, उसका अप्रिसिएशन लिखना होगा। मान लो द इंच कैप रॉक इस टाइप की पोएम है, तो अप्रिसिएशन कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लोगों को ऊपर लिखना है पोइटिक अप्रिसिएशन ऑफ द इंच कैप रॉक, टाइटल देना हो गया। उसके बाद में आप पोइम एंड टाइटल इसको लेकर के लिखोगे। नियर द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड there is a rock and its name is the Inchcape Rock. The said poem is of course about the same rock. The poet is Robert Southey. यहाँ पर पोइट के बारे में आपने लिखा और सरासरी पोइम के बारे में लिखा। द थीम, सेंट्रल आइडिया क्या है पोइम का? द थीम इज सिंपल एंड लाइक अ स्टोरी, बिल्कुल कहानी जैसी थीम है। देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट, एक हीरो है। The abbot of Aberbrothock who sets a bell to warn the ships about a dangerous rock, the Inchcape Rock. एक हीरो होता है कहानी में, वो क्या करता है, एक घंटी लगाता है ताकि जो शिप्स आ रही हैं उनको घंटी को देख करके, घंटी की आवाज़ को सुन करके पता चले कि यहाँ पर एक रॉक है।
The antagonist, Ralph the Rover, one fine day cuts the bell. लेकिन जो विलन है वो बेल को कट कर देता है. He does it out of jealousy as the sailors always keep praising the abbot. वो जो विलेन ऐसा करता है वो जेलेसी के कारण करता है क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग एबट की प्रेज करते हैं. पोइटिक स्टाइल को लेकर के हम लोग लिख सकते हैं द राइमिंग स्कीम इज सिंपल AABB इन एवरी स्टैंजा एंड देयर आर 17 स्टैंजाज. ईच स्टैंजा हैज 4 लाइन्स. ओके. द लैंग्वेज पोइटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर के हम लोग लिख सकते हैं कि लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी अच्छी है. कई पोइटिक डिवाइसेस हैं जैसे कि विजुअल इमेजरी है, साउंड इमेजरी है. स्पेशल फीचर को लेकर के लिख सकते हैं हम लोग द बेस्ट फीचर ऑफ द पोइम इज द कंपैरिजन बिटवीन द ओपनिंग एंड द एंड ऑफ द पोइम. इस कहानी का स्पेशल फीचर है जो ओपनिंग सीन है पोइट्री का और जो क्लोजिंग सीन है उनका कंपैरिजन. पोइट्री ओपनिंग सीन में काफ़ी साइलेंट है, शांत है, लेकिन एंड में ऐसे लगता है कि एक्साइटेड है. ओके. मैसेज क्या मिलता है हमें इससे? एज यू सोव सो शैल यू रीप. जैसी करनी वैसी भरनी. और आपकी क्या ओपिनियन है? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल बैलेट. बैलेट एक टाइप की पोइम को कहते हैं. इट गिव्स अ वैल्यूएबल लेसन इवन इन टुडेज टाइम्स. आई वुड लाइक टू लिसन टू इट एज वेल. कि ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है और मैं तो चाहूँगा कि मैंने इसे पढ़ा हूँ तो मैं इसे सुन भी पाऊँ. सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग. राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स के लिए होगा. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 4 है, उसमें जो ए है तो 1, 2, 3 में से कोई एक करना है. या तो वर्चुअल मैसेज लिखना है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है या ग्रुप डिस्कशन है. एक्चुअली जो 16 मार्क्स है यहाँ पर आपको ए में 3 चीज़ें दी रहेंगी, कोई एक करना है. फिर बी में 3 में से कोई एक करना होगा, सी में 3 में से एक और डी में 3 में से एक. तो सबसे आसान वाला हर टाइम पिकअप करना है. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं वर्चुअल मैसेज क्योंकि सबसे इजी होता है 4 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन कुछ इस टाइप होता है. यू आर राजू, मिस्टर रवीज असिस्टेंट. मिस सुमन लेफ्ट अ मैसेज फॉर मिस्टर रवि. राइट डाउन द मैसेज यूजिंग द पॉइंट्स गिवन. आप राजू हैं, मिस्टर रवि के असिस्टेंट, और किसी मिस सुमन ने एक मैसेज वहाँ पर ड्रॉप किया है. आपको उसको देख करके एक वर्चुअल मैसेज बनाना है. ये पॉइंट्स हैं. मिस सुमन का फ़ोन आया था 10 बजे, उन्हें पैसे मिल गए हैं, उन्हें 50,000 की और ज़रूरत है और जो प्रोडक्ट्स उन्हें मिले हैं वो बढ़िया हैं. इस टाइप से हम लोग आंसर लिख सकते हैं. सबसे पहले टाइम लिखना है, फिर डेट लिखना है और किसके लिए हम लोग मैसेज लिख रहे हैं. तो हम रवि सर के लिए लिख रहे हैं. मैसेज में हमने लिखा मिस सुमन कॉल्ड इन द मॉर्निंग. सुबह उनका फ़ोन आया था. वाइल यू वर आउट, जब आप बाहर थे, ऐसा राजू कह रहे हैं मिस्टर रवि को लिखकर. इट वॉज एट 10 बजे की बात है. शी सेड दैट शी हैड रिसीव्ड द पेमेंट. मिस सुमन ने कहा कि उन्हें पैसे मिल गए. शी एडेड दैट शी वॉन्टेड 50,000 मोर. मिस सुमन ने कहा कि उन्हें और 50,000 रुपये की ज़रूरत है. बिसाइड्स, और शी ऑल्सो टोल्ड दैट द प्रोडक्ट्स वर फाइन. उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोडक्ट्स उन्हें मिले हैं वो बढ़िया हैं. और ये मैसेज किसने लिखा है? राजू ने. किसके लिए लिखा है? रवि सर के लिए, है ना. क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आप राजू हो और मिस्टर रवि के लिए मैसेज लिखो. बी में फिर 3 चीज़ें हैं. 3 में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करनी है. या तो ईमेल लिखना है या रिपोर्ट्स लिखना है या इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने हैं. हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखते हैं, काफ़ी सिंपल है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मान लो कि आपको इंटरव्यू लेनी है एक टीचर की जिन्हें अभी अभी बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है आपके गांव में. तो 10 क्वेश्चंस फिर उसके लिए बनाओ. ओके. अब यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं और एंड में हम लोग एंडिंग लाइन्स लिखते हैं. क्या लिखा हमने? पहले तो टाइटल दिया हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस. हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वी वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. होप यू आंसर देम. तो हमें होप है कि आप उन्हें आंसर करोगे. सो लेट्स बिगिन. तो स्टार्ट करते हैं. 1. When and where did you spend your childhood? आपने अपना बचपन, चाइल्डहुड, कब और कहाँ पर स्पेंड किया. 2. What inspired you to become an English teacher? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था कि आप एक इंग्लिश टीचर बनो. How do you approach teaching English? आप
इंग्लिश टीचिंग को किस तरह से हैंडल करते हो। 4. व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस यू फेस्ड, आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। 5. हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया इनटू योर टीचिंग, आप टेक्नोलॉजी को, मल्टीमीडिया को अपनी टीचिंग में कैसे यूज़ करते हो। 6. हाउ डू यू एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट आउटसाइड ऑफ क्लास, क्लासरूम के बाहर इंग्लिश कैसी पढ़नी है, इसको लेकर के आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हो, इनकरेज करते हो। 7. व्हाट इज़ योर नेक्स्ट गोल, आगे आपने क्या करना है। 8. हु हेल्प्ड यू इन योर जर्नी द मोस्ट, आपकी ये जो जर्नी है इसमें सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट किसने किया। 9. व्हाट्स योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस, सक्सेस को लेकर आपके पास क्या मंत्र है, क्या फॉर्मूला है। एंड द लास्ट वन, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर न्यू इंग्लिश टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, नए जो टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है। एंड में हम लोगों ने लिखा, थैंक्स सर, योर गाइडेंस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। इस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग लिख सकते हैं। सी में फिर एक बार 4 मार्क्स के लिए 3 आइटम्स हैं, स्पीच लिखनी है, कंपेयरिंग लिखना है या एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ लिखना है। हम लोग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ के साथ जाते हैं। क्वेश्चन इस टाइप हो सकता है, एक्सपैंड द फॉलोइंग आइडिया इन 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो। मोबाइल, इसके यूजेस, मिस यूजेस, स्टेप्स टू अवॉइड मिस यूजेस, और मिस यूजेस को कैसे रोकना है। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, हमारी मॉडर्न लाइफ का एक ऐसा पार्ट मोबाइल फोन्स बन गए हैं कि अब हम उससे बच नहीं सकते। सर्विंग अ वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट टू प्रोडक्टिविटी एंड नेविगेशन, कई तरह के पर्पसेस हैं आज मोबाइल फ़ोन्स के। कम्युनिकेशन के काम आता है, एंटरटेनमेंट के काम आता है, प्रोडक्टिविटी इस काम में आता है, या फिर रास्ता हमें बताता है, ये गूगल मैप्स को ले लो। वाइल दे ऑफर न्यूमरस बेनिफिट्स, कई जो है तो बेनिफिट्स हैं मोबाइल्स के। दे कैन ऑल्सो बी मिस यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, लेकिन मोबाइल्स को कई तरह से लोग मिस यूज़ भी कर सकते हैं। सम पीपल यूज़ मोबाइल फ़ोन्स फॉर अनएथिकल पर्पसेस, कुछ लोग तो कुछ ख़राब पर्पस को लेकर के मोबाइल यूज़ कर देते हैं, सच एज चीटिंग, स्टॉकिंग एंड स्प्रेडिंग र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग चीटिंग करते हैं, कुछ लोग दूसरों पर नज़र रखते हैं, कुछ लोग र्यूमर्स फैलाते हैं, कुछ लोग मिस इन्फॉर्म करते हैं, यानी फॉल्स फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं। दिस कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज डैमेज्ड रिलेशनशिप्स, इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। लीगल ट्रबल्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कई सारी दिक्कतें इसको लेकर के हो सकती हैं। टू अवॉइड सच मिसयूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ऐसे मिसयूजेस को अवॉइड करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक सर्टन स्टेप्स, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कुछ स्टेप्स लें। फर्स्टली इट इज़ क्रूशल टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, ज़रूरी ये है कि मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करें ओनली फॉर लेजिटिमेट एंड एथिकल पर्पसेस, जो लीगल काम है, जो अच्छे काम हैं उनके लिए। सेकेंडली वन शुड बी माइंडफुल ऑफ द कंटेंट दे शेयर ऑन सोशल मीडिया, हम लोग क्या शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। एंड मैसेजिंग ऐप्स, किस तरह की मैसेजिंग ऐप्स हैं और क्या मैसेजेस हम लोग शेयर करते हैं। एंड अवॉइड स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और इंगेजिंग इन साइबर बुलिंग, और फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैलाना नहीं है और साइबर बुलिंग नहीं करनी है। ओके, thirdly parents and educators can play a key role in educating young people, जो पेरेंट्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है अबाउट रिस्पॉन्सिबल मोबाइल फ़ोन यूज़, सेटिंग अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस एंड मॉनिटरिंग देयर यूसेज, क्या यूज़ करना है, कुछ गाइडलाइंस हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी जिसे कहेंगे। फाइनली इंडिविजुअल्स शुड बी अवेयर ऑफ देयर ओन मोबाइल फ़ोन यूज़ पैटर्न्स, और जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उन्हें किस तरह से यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। एंड स्ट्राइव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क, लेजर एंड रेस्ट, और उन्हें पता होना चाहिए कि काम कब करना है,
रेस्ट कब करना है और फ्री टाइम में मोबाइल को कब देखना है। ऐसे नहीं कि दिन निकला और आप मोबाइल लेकर के बैठ गए। ओवरऑल मोबाइल फोन्स कैन बी अ यूजफुल एंड एम्पावरिंग टूल इफ़ यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। काफ़ी बढ़िया टूल है मोबाइल अगर हम जिम्मेदारी से इसे यूज़ करें। एंड स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट देयर मिसयूज़, और इसका मिसयूज़ बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए। इस तरह से हम लोग आइडियाज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। डी है रिव्यू, ब्लॉग या अपील। इनमें से कोई एक चीज़ लिखना है 4 मार्क्स के लिए। हम लोग ब्लॉग लिखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन है राइट अप डाउन अ ब्लॉग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। एक अच्छा सा ब्लॉग लिखो फॉर्मेट में ऑन PUBG in 100 to 150 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। PUBG पर आपको लिखना है इन पॉइंट्स को लेकर के। इंट्रोडक्शन PUBG का, इसके बेनिफिट्स, इसके हार्म्स एंड हाउ टू अवॉइड इट, और किस तरह से इसे अवॉइड करना है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ PUBG। प्रोज यानी बेनिफिट्स प्लस पॉइंट्स, और कॉन्स यानी नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा हम लोगों ने PUBG is a popular online multiplayer game that has gained a massive following worldwide। एक काफ़ी पॉपुलर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसे काफ़ी शोहरत मिली है दुनिया भर में। While the game has its benefits, it also comes with potential harms that should not be overlooked। इस गेम के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ हार्म्स हैं। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं? PUBG offers players an opportunity to bond with friends and family while improving cognitive and motor skills। हमारी skills develop होती हैं, cognitive skills, motor skills, और friends, family इनके साथ में हम लोग खेल सकते हैं। Additionally, it can provide a break from daily life stresses। और जो काम है हमारा दिन भर का, जो पढ़ाई है, उससे थोड़ा सा PUBG को लेकर के हमें ब्रेक मिलता है। हार्म्स क्या हैं इसके? प्लेइंग PUBG एक्सेसिवली, ज़्यादा खेलने पर, कैन लीड टू एडिक्शन, हमें इसकी आदत लग सकती है। और डिक्लाइन इन एकेडमिक और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, या जो काम हम करते हैं, जो पढ़ाई हम करते हैं, उससे हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट हट सकता है। एंड इवन एग्रेशन एंड वायलेंस, या कुछ केसेस में बच्चे या खेलने वाले वायलेंट हो सकते हैं। हाउ टू अवॉइड इट, कैसे इसे अवॉइड करना है? Players should set limits on their gaming time, take frequent breaks, engage in physical activity, prioritize their responsibilities and maintain a healthy social life। जो प्लेयर्स हैं, सबसे पहले तो टाइम लिमिट रखो, आधा घंटा खेलना है, 40 मिनट खेलना है, बीच में ब्रेक लेते रहो, कोई और फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहो, जैसे कि सिर्फ PUBG पर डिपेंड मत रहो। जैसे क्रिकेट खेल सकते हैं हम लोग, फुटबॉल खेल सकते हैं, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखो, जैसे आपका काम है, पढ़ाई है, रिलेशनशिप्स हैं, और हेल्थी सोशल लाइफ रखो, जैसे कि फ्रेंड्स हैं। पेरेंट्स शुड मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस गेमिंग हैबिट्स, और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं PUBG कैन बी एन एंगेजिंग गेम दैट ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स। कई इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाउएवर प्लेयर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल हार्म्स एंड टेक स्टेप्स टू अवॉइड देम। PUBG के कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके जो हार्म्स हैं वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं? सेटिंग लिमिट्स एंड मेंटेनिंग बैलेंस, प्लेयर्स कैन एंजॉय द गेम विदाउट इट बिकमिंग अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइव्स। थोड़ा सा टाइम लिमिट लगा दो, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने मोबाइल खेलने में थोड़ा बैलेंस बना करके रखो। इस तरह से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं हमारे गेम को, बिना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर लिए के। ओके, एक काफ़ी बढ़िया वीडियो है हमारे चैनल पर, लगभग 2 लाख लोगों ने इसे देखा है, स्टूडेंट्स ने देखा है। इसके अंदर 12th इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। महाराष्ट्र बोर्ड के मार्च 2022 में, मार्च 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे, वो क्वेश्चन पेपर फुल वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको अगले एग्जाम्स में आसानी हो, इसके लिए ये वीडियो है, आप लोग इसे देख सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके, जो हमारा लास्ट पार्ट है, सेक्शन 4th, लिटरेरी जॉनरा नॉवल, ठीक है, GANRE, इसे जॉनरा इस तरह से पढ़ते हैं। 16 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन 5 का A है,
कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आपने एक्टिविटीज को करना है। वन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था इसे। अब देखो यहाँ पर नॉवेल सेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट है नहीं हमारे पास में। हमारे चैनल पर कुछ वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ हैं और इसकी स्टडी होनी चाहिए आपको, तब आप आराम से आंसर्स लिख सकते हो। यहाँ पर जॉन बनियान ये आंसर आएगा, लिखा हम लोगों ने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉवल इज अ लिटरेरी जॉनरा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डैश ईयर्स। डैश में 2000 आना चाहिए, 2000 साल पुराना है ये। अगले वाला है थर्ड, टेल ऑफ गेंजी वॉज रिटन इन, कब लिखा गया था टेल ऑफ गेंजी। शायद 1010 में लिखा गया था, ये देखा हमारा जजमेंट सही है। और लास्ट है सीज द डे वॉज रिटन बाय सॉल बेलो, ये ऑथर हैं, इन्होंने लिखा था। अगला है मैच द फॉलोइंग पेयर्स। कॉलम ए, रियलिस्टिक नॉवल किसे कहते हैं, पिकारेस्क नॉवल किसे कहते हैं, बिल्डिंग्स रोमन नॉवल किसे कहते हैं और एलेगोरिकल नॉवल किसे कहते हैं। थोड़ा सा इनके टाइटल को आप देखो तो समझ में आ सकता है, रियलिस्टिक जो रियलिज्म पर डिपेंड हो, ओके, या एलेगोरिकल नॉवल जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो। आंसर में हम लोग लिख सकते हैं रियलिस्टिक नॉवल जो है इफेक्ट ऑफ रियलिज्म होता है इनमें। पिकारेस्क नॉवल डिसरेप्यूटेबल पर्सन, जनरली कोई चोर, कोई गुंडा, कोई डाकू, इसके बारे में ये नॉवल होता है और वो कहानी का हीरो होता है। अमेजिंग बात तो ये है। बिल्डिंग्स रोमन, इसे आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि ये नॉवल ग्रोथ को लेकर के होता है। जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ। मान लो शुरू में वो एक वीक इंसान रहा लेकिन बाद में एक बॉडी बिल्डर बन गया, या मेंटल ग्रोथ, पहले वो इमोशनली अनस्टेबल था बाद में इमोशनली स्टेबल हो गया। एलेगोरिकल नॉवल वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मीनिंग होता है, ओके। नेक्स्ट है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स, राइट डाउन योर व्यूज ऑन द कैरेक्टर ऑफ ब्रेथवेट। हम लोग लिख सकते हैं टू सर्व विथ लव, इसको लेकर के ये कैरेक्टर है। हम लोग लिख सकते हैं ब्रेथवेट इज अ ब्लैक टीचर हु फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस इन हिज जॉब सर्च बट अल्टीमेटली लैंड्स अ टीचिंग पोजीशन एट अ हाई स्कूल इन लंदन्स ईस्ट एंड। ब्रेथवेट जो कहानी के हीरो हैं वो एक ब्लैक टीचर हैं, एक निग्रो टीचर हैं। उन्हें फेस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन और उनके जो स्टूडेंट हैं तो वो उनके साथ सही बिहेव नहीं करते, जॉब को लेकर के उनको प्रॉब्लम है। एक टीचर की उन्हें जॉब मिलती है कहाँ पर, लंदन के ईस्ट एंड स्कूल में। ही इज़ इनिशियली मेट विथ हॉस्टिलिटी एंड डिफायंस फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स स्टार्ट में उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते। हु कम फ्रॉम डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड्स एंड लैक डिसिप्लिन, ये स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन नहीं है और मतलब काफ़ी चैलेंजिंग बैकग्राउंड से ये बच्चे आए हैं। However, he gradually gains their respect and trust through his unconventional teaching methods and by treating them as adults. लेकिन धीरे धीरे ये टीचर अपने स्टूडेंट्स की ट्रस्ट हासिल कर लेते हैं। उनका पढ़ाने का जो मेथड है वो काफ़ी यूनिक है। He is patient, compassionate and determined to make a difference in the lives of his students. ये टीचर काफ़ी पेशेंट हैं, काफ़ी दयालु हैं और अपने स्टूडेंट्स में कुछ चेंज लाना चाहते हैं ये। And his efforts pay off as his students begin to excel academically and personally under his guidance. और इसका रिजल्ट भी मिलता है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ग्रोथ होती है, ओके। नेक्स्ट है द थीम ऑफ टू सर्व विथ लव इज अमेजिंग। कमेंट थीम पर लिखना है आपने। हम लोग लिख सकते हैं टू सर्व विथ लव theme is amazing as it shows how education and a dedicated teacher can inspire and transform students' lives regardless of their background. कि ये वाला जो लेसन है इसकी थीम काफ़ी अमेजिंग है। ये हमें बताती है कि एक डेडिकेटेड टीचर किस तरह से इंस्पायर कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को। द नॉवल एम्फसाइजेस रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी चीज़ें ये नॉवल बताता है, जैसे कि रिस्पेक्ट है, टॉलरेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ें ये नॉवल बताता है। एज एसेंशियल क्वालिटीज़ दैट कैन ब्रिज कल्चरल डिवाइड्स एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर, किस तरह से लोगों को इकट्ठे लाना है। इट हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट दैट टीचर्स कैन हैव ऑन देयर स्टूडेंट्स, किस तरह से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स पर एक इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये नॉवल ये भी बताता है।
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगला वाला जो सी है, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए, उसमें फर्स्ट है राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ डिटेक्टिव इन योर ओन वर्ड्स इन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इस नॉवेल में डिटेक्टिव जो कैरेक्टर है उसके बारे में लिखना है। हम लोग लिख सकते हैं इन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज डिटेक्टिव फिक्स इज अ परसिस्टेंट एंड सस्पिशियस कैरेक्टर। कि डिटेक्टिव का जो कैरेक्टर है इस नॉवेल में थोड़ा सा डाउटफुल है। Who initially mistakes Phileas Fogg for a bank robber and follows him। इस डिटेक्टिव को लगता है कि मिस्टर फॉग एक बैंक के रॉबर हैं, इसलिए उनका पीछा करता है। ऑन हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, मिस्टर फॉग की जो जर्नी है अराउंड द वर्ल्ड उसमें ये डिटेक्टिव उनको फॉलो करता है। फिक्स इज डिटरमिन्ड टू अरेस्ट फॉग, और मिस्टर फॉग को अरेस्ट करना चाहता है, बट इवेंचुअली बिकम्स a friend as he helps Fogg make up lost time on their journey। लेकिन बाद में वो मिस्टर फॉग का फ्रेंड बनता है। Fix's character provides an element of tension and excitement। इस कैरेक्टर से कहानी में थोड़ी टेंशन होती है, थोड़ा एक्साइटमेंट आता है to the story as he adds an additional obstacle for Fogg to overcome। और कहीं कहीं पर तो ये मिस्टर फॉग के लिए चैलेंज क्रिएट कर देते हैं डिटेक्टिव, किस तरह से मिस्टर फॉग के लिए ये परेशानी खड़ी करते हैं। ओके, अगला वाला है मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इस नॉवेल में टाइम को लेकर के आपको थोड़ा सा लिखना है। हम लोग लिख सकते हैं टाइम इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। कि टाइम को लेकर के तो पूरा नॉवेल है ये। एज द प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि जो हीरो हैं फिलियस फॉग, उन्हें कंप्लीट करना है उनकी जर्नी 80 डेज में, ताकि वो शर्त जीत सकें। द स्टोरी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ पंक्चुअलिटी एंड प्लानिंग। ये कहानी बताती है कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एज इवन द स्लाइटेस्ट डिले कुड रिस्क फॉग्स चांसेस ऑफ विनिंग। थोड़ी भी देरी हुई तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। जो थीम है वो टाइम है इस नॉवेल में, इससे सस्पेंस क्रिएट होता है और थोड़ा सा अर्जेंसी वाली फीलिंग आती है, मेकिंग इट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। और ये स्टोरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टाइम। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए आप लोगों को 6-7 लाइन्स तो एटलीस्ट लिखना है। ओके, डी है आंसर इन 50 वर्ड्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 4 मार्क्स के लिए है, जिसमें फर्स्ट है 2 मार्क्स के लिए मैरी। इनके कैरेक्टर पर आपको लिखना है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कि मैरी का जो कैरेक्टर है द साइन ऑफ 4 इस नॉवल से है। हम लोग लिख सकते हैं मैरी मॉर्स्टन इज अ यूनिक कैरेक्टर इन द साइन ऑफ 4। काफ़ी यूनिक कैरेक्टर है इनका। फॉर डिफाइंग द टिपिकल विक्टोरियन एरा पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन। इंग्लैंड में एक पीरियड था विक्टोरियन एरा, जब उस टाइम की जो लेडीज हुआ करती थी उनको इस लड़की ने, मैरी मॉर्सन ने, अपने कैरेक्टर के थ्रू बताया है। शी इज़ स्ट्रॉन्ग विल्ड, काफ़ी इच्छा शक्ति मजबूत है इनकी। इंडिपेंडेंट, रिसोर्सफुल, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, ये सारे कैरेक्टर्स हैं इनके। एडिंग डेप्थ, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। एडिंग डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द प्लॉट, और कहानी का जो प्लॉट है उसको डेप्थ मिली है, उसमें जान आई है मैरी मॉर्स्टन से। Although she is troubled, yet she is sober and respectful। भले ही उनके डैडी की डेथ हो गई है या वो परेशान है कहानी में, लेकिन इतने के बावजूद वो रिस्पेक्टफुल हैं, वो काफ़ी सोबर हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड है कॉमेंट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द साइन ऑफ 4। ये नॉवेल किस बात को लेकर के है, हम लोग लिख सकते हैं द साइन ऑफ 4 इज अ काउशनरी टेल दैट एक्सप्लोर्स द themes of greed, revenge and colonialism। 3 बातों को लेकर के है ये, लालच, बदला और colonialism। The novel presents the corrupting influence of wealth and power and highlights the consequences of exploiting other cultures for personal gain। ये नॉवल वेल्थ और पावर, इनका जो इन्फ्लुएंस है, खराब इन्फ्लुएंस, खराब असर, खराब इफेक्ट, वो बताता है और रिजल्ट्स बताता है हमें कि जब हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। द स्टोरी ऑल्सो एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ, जस्टिस को लेकर के ये कहानी है। एंड इंटेग्रिटी इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन एंड रॉन्ग डूइंग। जो गलत करते हैं, जो लालची होते हैं, उनका एंड में क्या बनता है, उनके साथ में क्या होता है।
सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ये था गेस्ट पेपर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड जुलाई 2024 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए। चैनल हमारा, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस यूनिक हैं, अमेजिंग हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। ये वाले वीडियो को लाइक कमेंट करना है और जो आपके अच्छे 2 3 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करना है। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर एट JFE Javas English for You।